हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कमांड करते जाना है। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने देखा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन कैसे करें, उसकी आपने प्रूविंग दो केस में देखी। एक जब आपका सिमेट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक सिमेट्रिक लूप हो और एक आपका एसिमेट्रिक लूप हो। दोनों के केस में आपने देखा कि जब सिमेट्रिक लूप हो और एसिमेट्रिक लूप हो, एक सर्कुलर लूप लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक आर्बिट्रेरी शेप का लूप लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ के दो एप्लीकेशन और सीखे थे। एक में हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, एक में टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड, इन दोनों का कैलकुलेशन किया था। अब हम देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। मीन्स अब हम मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। आप ये जानते हो स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कुछ अलग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी दोस्ती होती है चार्ज पार्टिकल से। मीन्स चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो, चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा एक्ट करता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। केवल यही दो डायरेक्शन होती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की किसी चार्ज पार्टिकल पर, और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड से इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या चार्ज पार्टिकल मोशन में है, वो दोनों से इंटरेक्शन करती है। मीन्स चाहे चार्ज रेस्ट में होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, चाहे वो मोशन में होगा तब भी वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। दोनों के केस में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स होगा F इक्वल टू प्लस माइनस QE। जब तक Q जीरो नहीं होगा तब तक फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कहानी कुछ अलग है। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ VIP है, इसका कुछ मामला अलग किस्म का है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही स्पेशल केसेज में चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन करता है और उस पर फोर्स एक्ट करता है, ठीक ना। हर सिचुएशन में ये फोर्स एक्ट नहीं करता है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक फोर्स की हमने बात किया था तो वो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता था, चार्ज पार्टिकल के किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, कितने एंगल पर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है तो लगना है QE, वो या तो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स डिसाइड होगा। तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है हमने, उसमें एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कब मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, कब मिनिमम फोर्स एक्ट करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कैसे आप इसे स्टडी करेंगे। ओके, हेडिंग है मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हम किसकी मोशन की बात कर रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं। किस फील्ड में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं। अब हम एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर कर रखा है और वो पहले से प्रेजेंट है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल मोशन करने जा रहा है और उस पर एक्ट करने वाले फोर्स की हमें स्टडी करना है। ओके, आइए हम देखते हैं डायग्राम। देखिए, ये हमने B एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। B जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड कहिए चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए, दोनों एक ही बात है। तो B हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और एक चार्ज पार्टिकल
एक चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज प्लस माइनस क्यू कुछ भी हो सकता है, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है या निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, इसका मास m है, ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए ये मूव कर रहा है, मीन्स मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्यूट एंगल थीटा बना रही है। ये एंगल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर रखा है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल जो है वो बना रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। तो वी क्रॉस वी की डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड थंब रूल से लेंगे तो क्यू वी क्रॉस वी, सबसे पहले हमें वेलोसिटी वेक्टर पर अपना फिंगर रखना होगा और वी से वी के क्रॉस जाना होगा, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट करेगा, इसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है क्रॉस के द्वारा डिनोट की गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स Fm का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें आइए देखते हैं। ओके, स्टेप 1 में लेट वी कंसीडर अ चार्ज प्लस माइनस क्यू मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v। हमने कंसीडर कर लिया कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज प्लस माइनस क्यू है और वो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, लेकिन किस तरीके से, सच दैट वेलोसिटी वेक्टर v मेक्स एन एंगल थीटा विद द v। उस चार्ज पार्टिकल जब मोशन में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। देखिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। देन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज गिवन बाय। अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा वो हम देखें। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर Fm इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वी क्रॉस बी, प्लस माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है तो प्लस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया है तो माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। किस पर, उस चार्ज पार्टिकल पर जिसका चार्ज क्यू हो, जो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा हो, उस पर मैग्नेटिक फोर्स ये Fm आ जाएगा। ओके, आप देखिए यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है v क्रॉस b का, तो जितने क्रॉस प्रोडक्ट के रूल हैं सब मैग्नेटिक फोर्स पर लागू होंगे। जितने दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रूल होते हैं वो सब मैग्नेटिक फोर्स पर लागू होंगे, मीन्स वो सारे रूल मैग्नेटिक फोर्स पर अप्लाई होंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक वेक्टर a क्रॉस b हो, उससे वेक्टर c आए तो c जो है a के भी परपेंडिकुलर होता है, c b के भी परपेंडिकुलर होता है, c जिस प्लेन में a और b होते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। हमें पता है कि अगर एक वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू c हो तो c वेक्टर जो होता है, अगर हम ये मान लें कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और a क्रॉस b अगर हम करेंगे, ये a क्रॉस b करेंगे तो जो वेक्टर c आएगा वो वेक्टर c जो है a के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में a और b होते हैं उस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर c हो गया, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा एक तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल पर वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के, और जिस प्लेन में आपके मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर होंगे उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है Z एक्सिस के लंग होगा, पॉजिटिव Z एक्सिस के लंग या माइनस या निगेटिव Z एक्सिस के लंग होगा।
तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स Z एक्सिस के लंब होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी YZ प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो X एक्सिस के लंब होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है वो आपके YZ प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो X एक्सिस के लंब होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड और वेलोसिटी XZ प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स Y एक्सिस के लंब होगा। आइए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। When a charge move in magnetic field, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो Fm डॉट v 0 हो जाएगा। क्या Fm डॉट v 0 हो जाएगा, जहाँ v क्या है वेलोसिटी, Fm क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, M फॉर मैग्नेटिक, F फॉर फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है तो Fm डॉट v 0 हो जाएगा। अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन भी जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm डॉट v 0 होगा, A डॉट v 0 होगा, जहां A एक्सेलरेशन है चार्ज पार्टिकल का और v क्या है वेलोसिटी है। दूसरी बात Fm डॉट v 0 होगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो Fm डॉट v 0 हो जाएगा। यहाँ से ये इंप्लाई करेगा एक्सेलरेशन A डॉट v 0 हो जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, A डॉट v भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पावर जो होता है पावर इक्वल टू होता है F डॉट v, पावर इक्वल टू होता है F डॉट v, यह फोर्स है और v जो है वेलोसिटी है। ये P इक्वल टू होता है F डॉट v, ये हो जाएगा FV cos और फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, cos 90 0 होता है। देखिए जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो होती है F डॉट v, F क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, v क्या है वेलोसिटी है, तो ये हो जाता है FV cos 90। क्या होता है FV cos 90, cos 90 0 होता है। तो देखें पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स उसको कोई पावर डिलीवर्ड नहीं करेगा, पावर डिलीवर्ड 0 होगी। क्या होगी पावर डिलीवर्ड 0 होगी, तो आपका पावर डिलीवर्ड 0 हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखें, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी के नाम होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा इनके बीच में 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चाहे जिस एंगल से चाहे जैसे एंटर करे मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है, वर्क डन 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क, मैग्नेटिक फोर्स and magnetic field does not do any work on a charged particle because magnetic force is always perpendicular to the velocity। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है, वर्क डन 0 होता है। अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करें, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, डेल्टा के ई 0 हो जाएगा या डेल्टा के 0 हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो मास कांस्टेंट होता है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी।
तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होने की वजह से उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले करके वो चार्ज पार्टिकल इंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ वो लीव करेगा। रीजन क्या है कि वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है? आपका जीरो होता है, समझे ना? वर्क डन जीरो होता है, तो इसलिए जो है आपका वर्क डन जीरो होगा, इसलिए जो है आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो इट्स वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम आर नॉट कांस्टेंट। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। मूविंग चार्ज इज नाइदर स्पीड अप, स्पीड अप मतलब एक्सलेट होना, नाइदर स्लो डाउन, ना तो रिटार्डेड होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, हेंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। मीन्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ना तो वो स्पीड अप होता है, ना वो स्लो डाउन होता है, ना उसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ना वो एक्सलेटेड होगा ना रिटार्डेड होगा। लेकिन गलती मत करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। सो इट्स वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम आर नॉट कांस्टेंट। इसके वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होते हैं। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन इन दोनों का केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। इन दोनों का केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखिए, Fm इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा, एक रास भी होता है ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब चलो देखें, ये मैग्नेटिक फोर्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा अगर π/2 हो जाएगा, मीन्स वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो Fm इक्वल टू क्यू बी बी हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और ये क्यू बी बी के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसका मतलब हो गया कि जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और वो होगा क्यू वी बी, वो होगा क्यू वी बी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, वो क्यू वी बी होता है। और जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मीन्स चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हो तो थीटा 0 होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा हो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। इस केस में जो है मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा? मिनिमम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है और ये मिनिमम फोर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी चार्ज पार्टिकल, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मूव कराइए। जिस डायरेक्शन में वो चलने पर विदाउट डिफ्लेक्टेड चला जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। आइए, पॉसिबल केसेज ऑफ जीरो मैग्नेटिक फोर्स। किस किस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है? आइए हम देखते हैं। Fm इक्वल टू 0 किस केस में होगा? नंबर 1, नो फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही ना हो। नंबर 2, न्यूट्रल पार्टिकल हो, कोई चार्ज ही ना, मान लो न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, क्यू 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। रेस्ट में हो चार्ज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं काम करेगा, चुपचाप अपना सोया रहेगा, क्योंकि उसका रोल तभी आता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। तो मीन्स अगर कोई रेस्ट में चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगला मूविंग चार्ज है लेकिन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री है, मीन्स जो वेलोसिटी हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो इस केस में भी उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो मीन्स या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, या तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो तो 0 होगा, या तो न्यूट्रल पार्टिकल हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मीन्स उसके पैरेलल या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किन किन केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करता है, चार्ज एट रेस्ट से इसका
इंटरेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ से हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखें कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। आइए देखें हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं। इफ बी इज परपेंडिकुलर टू बी मीन्स वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू बी बी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू हो जाएगा एफ मैक्सिमम अपान क्यू बी। एस आई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन, क्यू की हो जाएगी कूलाम, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड ये एम्पियर होता है। कूलाम आई बराबर होता है क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी, तो कूलाम पर सेकंड ये एम्पियर है, ये मीटर है, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1, इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। निकोला टेस्ला के नाम पर इसको हम टेस्ला कहते हैं, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला होती है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। गॉस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होती है। आइए हम डायमेंशन की बात करें तो B इक्वल टू हो जाएगा फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अपान करंट की डायमेंशन, ये हो जाएगी एम्पियर, इंटू लेंथ की डायमेंशन L कैंसिल हो जाएगा, तो mt-2 a-1, mt-2 a-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। आइए हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर दें, तो F इक्वल टू B इक्वल टू एफ अपान क्यू बी। हम F 1 न्यूटन ले लें, चार्ज 1 कूलम ले लें और स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ले लें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 1 टेस्ला आएगा। क्या आएगा, 1 टेस्ला आएगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 1 टेस्ला होगी। क्या होगी, 1 टेस्ला होगी। अगर उस पर 1 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगी। तो इफ 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल of 1 coulomb moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, then the magnetic field is said to be 1 Tesla. अब इसके और क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसको कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ये 3 नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप तीनों में से तीनों इसी के नाम है, ये आपको याद रखना है। और एक मैंने आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताया था कैपिटल एच को, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था कैपिटल एच को बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। ओके।